थोड़ी देर में पोलैंड से कीव पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्पेशल ट्रेन फोर्स 1 से कीव पहुंच रहे हैं मोदी और कीव में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। मोदी के कीव दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। युद्ध और वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री की ये यात्रा अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की निगाहें हैं। हालांकि यात्रा से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संदेश साफ कर दिया है कि युद्ध भूमि से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हमें शांति की तरफ कदम बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की 2 दिवसीय यात्रा के बाद यूक्रेन के ऐतिहासिक दौरे पर रवाना हो चुके हैं। अब से कुछ देर में पीएम मोदी करीब 10 घंटे की ट्रेन यात्रा करने के बाद कीव पहुंचेंगे। इस दौरान मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ युद्ध में शांति लाने के प्रयासों समेत अन्य मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953 440 671 पर कॉल करें। बता दें कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के निमंत्रण पर पीएम मोदी यूक्रेन की यात्रा पर कीव पहुंच रहे हैं। रूस की यात्रा के ठीक 6 हफ्ते बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूक्रेन यात्रा काफी ऐतिहासिक मानी जा रही है। और टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता विपिन चौबे ने कीव में भारतीय छात्रों से बात की। सुनिए छात्रों ने पीएम के दौरे से क्या उम्मीद जताई। चारों तरफ मिसाइलें गिर रही थी, पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ था, लेकिन भारतीयों पर कोई संकट नहीं आया। एक भी भारतीय छात्र पर खरोच तक नहीं है। हाँ सर, बिल्कुल। उस टाइम पे भी हम जिंदा वापस गए थे और इस टाइम आज जिनके वजह से हम जिंदा वापस गए थे उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है हम लोगों के लिए, तमाम भारतीय छात्रों के लिए। हाँ जी सर। एक्साइटमेंट कितना ज्यादा है ये बताइए। बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और ये उम्मीद है कि जितना भी पीस ट्रीटी है वो अपना प्रोसीड करेगी आगे, और जितने भी हमारे रिलेशन है, बायलैटरल रिलेशंस है, वो इम्प्रूव होंगे। और 30 साल बाद कोई इंडिया का प्रधानमंत्री है वो इंडिया आ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी आज कीव में महात्मा गांधी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहां से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट। जिस जगह से अपने दिन की यूक्रेन में शुरुआत करने वाले हैं वो जगह है यूक्रेन की राजधानी कीव का ये महात्मा गांधी मेमोरियल, जिसने पूरी दुनिया को अहिंसा और शांति का संदेश दिया। और आज की तारीख में यूक्रेन और रशिया के बीच जिस शांति की उम्मीद भारत के प्रधानमंत्री को स्थापित करवाने की जा रही है, उसके दिन की शुरुआत यहीं से होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पार्क के इस स्टैचू पर आएंगे, यहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और इसके बाद अपने दिन की शुरुआत करेंगे। माना यह जा रहा है कि लगभग 6 से 8 घंटे का वक्त वो गुजारेंगे। और हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने कीव में भारतीय मूल के उद्योगपतियों से बात की। रिपोर्ट की। तो बहुत खुश है, लेकिन हमारे साथ साथ जो यूक्रेन के लोग हैं उनकी खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि इस समय दुनिया में मैं कहता हूं नंबर 3 नंबर 5 की बात करते हैं, लेकिन जिस हिसाब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, मैं अपने भारत को पहले नंबर पर रखता हूं कि पहले नंबर पर जो देश है पूरी दुनिया में, उसके प्रधानमंत्री यूक्रेन में आ रहे हैं। यूक्रेन के लोग बहुत खुश हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई ऐसा सोल्यूशन निकालेंगे मोदी जी कि जो वार रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है उस पर युद्ध विराम लगेगा। आरजीकर अस्पताल दरिंदगी की जांच को लेकर उठ रहे सवालों पर कोलकाता पुलिस की कार्रवाई की पूरी टाइमलाइन टीवी 9 पर। टीवी 9 के पास कोलकाता पुलिस के उठाए गए कदम की पूरी जानकारी। 9 अगस्त सुबह 9:30 बजे पीड़िता का शव सेमिनार हॉल में मिला। सुबह 10:10 पर पुलिस को शव मिलने की जानकारी दी गई। सुबह 10:30 बजे पुलिस आरजीकर अस्पताल पहुंची। सुबह 10:52 पर पीड़िता के परिवार को सूचना दी गई। दोपहर 1 बजे कोलकाता पुलिस की एफएसएल की टीम घटना स्थल पर पहुंची। दोपहर 1 बजे पीड़िता का परिवार अस्पताल पहुंचा और रात 11:45 पर पिता की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की।
9 अगस्त सुबह 9:30 बजे पीड़िता का शव सेमिनार हॉल में मिला। सुबह 10:10 पर पुलिस को शव मिलने की जानकारी दी गई। पुलिस को सूचना मिलने के 20 मिनट बाद यानी सुबह 10:30 बजे पुलिस आरजीकर अस्पताल पहुंची। सुबह 10:52 पर पीड़िता के परिवार को सूचना दी गई। 12:44 पर ड्यूटी पर मौजूद एएमओ ने पीड़िता को मृत घोषित कर दिया। 10 अगस्त को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लिया। मामले की जाँच के लिए एसआईटी का गठन किया गया। लंबी पूछताछ और अपराध स्वीकार करने के बाद संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। और कोलकाता रेप मर्डर केस में आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और 4 ट्रेनी डॉक्टर्स का अब पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। कोर्ट से सीबीआई को टेस्ट की इजाजत मिल गई है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सीबीआई संदीप घोष से अब तक 77 घंटे पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई अब कोलकाता आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष सहित 4 डॉक्टरों का पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी। कोलकाता की विशेष अदालत ने सीबीआई को पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने गुरुवार को कोलकाता के सियालदह कोर्ट में पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सीबीआई की अर्जी को मंजूर करते हुए टेस्ट करने की अनुमति दे दी है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल से बस्तर में अब नक्सलवाद की जगह खेल का नया अध्याय लिखा जा रहा है। बस्तर में बहुत जल्द फुटबॉल के 2 बड़े टूर्नामेंट खेले जाएंगे। देखिए सीएम साय का बस्तर को लेकर क्या कहना है। बस्तर में माओवादी आतंकवाद अब बीते दिनों की बात हो गई है। बस्तर की पवित्र भूमि अब अपनी संस्कृति और विशेष परंपराओं के लिए जाना जा रहा है। हम बस्तर में सुख शांति और समृद्धि की स्थापना और यहाँ के कौशल को आगे लेकर जाएंगे। इसी कड़ी में बस्तर की खेल प्रतिभा को निखारने और उसे आगे बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने राष्ट्रीय स्तर की 2 प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं। आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की सीईसी की बैठक बुलाई गई है। इस मीटिंग में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से कांग्रेस एक्शन में है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के जम्मू कश्मीर दौरे से आने के बाद पार्टी अब उम्मीदवारों के नाम पर मंथन शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए पार्टी ने आज से सीईसी की बैठक बुलाई है। आज सुबह 11:30 बजे जम्मू कश्मीर को लेकर पहले स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, फिर दोपहर बाद 3 बजे सीईसी की बैठक होगी। हरियाणा में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक करीब 3 घंटे तक चली और आज भी जारी रही। हरियाणा बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के पहले दिन 5 जिलों पर चर्चा हुई। ये बैठक आज भी जारी रहेगी। बीजेपी की कल्याणकारी नीतियों से होने वाले लाभों को जनता को चुनाव प्रचार के दौरान मजबूती के साथ बताया जाए। हरियाणा में लोगों का जो माहौल है, जो उनका रिस्पॉन्स है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े मैंडेट के साथ बन रही है। बैठक के दौरान वरिष्ठ बीजेपी नेताओं ने आश्वासन दिया कि जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। और दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुनवाई केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। सुनवाई से पहले आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया कैंपेन। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। ईडी केस में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आज उनकी जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले आप में नया कैंपेन केजरीवाल आएंगे नारे के साथ लॉन्च किया है। कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए हैं, जिनमें लिखा है कि केजरीवाल आएंगे। ये पोस्टर दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और अन्य इलाके में लगाए गए हैं। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने दावा किया है कि दिल्ली पुलिस ने उन महिला पहलवानों की सुरक्षा हटा ली है जिनको कोर्ट में गवाही देनी है। दिल्ली पुलिस ने अब इसका जवाब दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। रेसलर विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया है कि पूर्व भारतीय कुश्ती महासंघ प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गवाही से पहले दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की सुरक्षा हटा ली है। वहीं दिल्ली पुलिस ने विनेश की पोस्ट पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि
पीएसओ को फायरिंग और ट्रेनिंग प्रैक्टिस के लिए बुलाया गया था। पुलिस में ये रूटीन मामला है। दोनों लड़कियों के लिए पीएसओ वापस जा चुके हैं। नियुक्त दिल्ली पुलिस पीएसओ ने इस निर्णय को गलत समझा और आज रिपोर्ट करने में देरी की। स्थिति को सुधार लिया गया है। सुरक्षा घेरा जारी है। और हजारीबाग से एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है। एटीएस ने आतंकी को गिरफ्तार किया है। कड़ी सुरक्षा में आतंकी की कोर्ट में पेशी। आतंकी को दिल्ली ला रही है एटीएस। हजारीबाग के लोह सिंह चौक से आतंकी को एटीएस की टीम ने गिरफ्तार किया। कड़ी सुरक्षा के बीच उसे कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद एटीएस की टीम उसे अपने साथ रांची ले गई, जहां से अब उसे दिल्ली लाया जाना है। नहीं, अलकायदा से जुड़ा हुआ ऐसा कोई मामला अभी क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी कुछ भी कहना सही नहीं। लेकिन एक डॉक्टर है जिनकी गिरफ्तारी ऑलरेडी हो चुका। कहना है कि बस उनका कोई बच्चा था, छोटा बच्चा है जो कि बीमार रहता है, उनके द्वारा वो उनसे टच में थे और बातचीत करते थे, इसलिए बस इनको। और दिल्ली पुलिस ने अलकायदा मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। 3 राज्यों से 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने झारखंड, राजस्थान और यूपी में 15 जगहों पर छापेमारी की। झारखंड एटीएस, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। माना जा रहा है कि त्योहारों के दौरान उत्तर भारत में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी। कुछ अवैध हथियार, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, इसके अलावा कुछ संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए हैं। और जयपुर पुलिस के हेड कांस्टेबल ने किया सुसाइड। बड़ी खबर आ रही है। पुलिस चौकी में फांसी लगाकर जान दी। मरने से पहले लिखा सुसाइड नोट। कई पुलिस अधिकारियों पर लगाए गंभीर आरोप। मृतक हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा ने पुलिस चौकी में ही सुसाइड किया। वो भांकरोटा थाने के मालखाने में तैनात थे। सुसाइड से पहले उन्होंने सुसाइड नोट भी लिखा, जिसमें 3 अफसरों समेत 4 लोगों पर सुसाइड करने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। उन्होंने सुसाइड नोट को आला अधिकारियों को भी व्हाट्सएप किया, जिसके बाद पुलिस की टीम लोकेशन के आधार पर मुकुंदपुरा चौकी पहुंची, जहां हेड कांस्टेबल फंदे से लटके हुए मिले। इन लोगों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, मेरे पापा की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं होगा, मुझे न्याय दिलाइए। और देश आज अपना पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में होने वाले मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन कर 23 अगस्त 2023 ये गौरवशाली दिन है, जिसने पूरे देश का सिर फख्र से ऊपर कर दिया था। पिछले साल आज ही के दिन भारत ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरकर इतिहास रचा था, जिससे भारत दुनिया का चौथा देश बन गया जिसने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता की याद में 23 अगस्त को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया गया है। आज इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में कई कार्यक्रम और प्रदर्शनी आयोजित की जाएंगी। दिल्ली में होने वाले मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी करेंगी। और आज से यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 31 अगस्त तक आयोजित होगी। परीक्षा के चलते सुरक्षा के देखे कड़े इंतजाम। आज से यूपी में होने जा रही पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा के मद्देनजर प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा 2 पाली में होगी। पहली पाली में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। 31 अगस्त तक 5 अलग अलग दिनों में परीक्षा होनी है। यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाई गई है, जिससे जहाँ पर जाकर के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो भी सुविधाएं प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं उनके विषय में डिटेल दी जाएगी। और वहीं वक्फ संशोधन बिल पर सरकार द्वारा गठित जेपीसी की पहली बैठक के साथ ही मुस्लिम संगठनों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि वक्फ कानून में कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर मुस्लिम संगठनों का कहना है कि एक्ट में बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का कहना है कि बिल के जरिए सरकार की दखल बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बिल को सेकुलरिज्म के बुनियाद के खिलाफ बताया है। गवर्नमेंट इस बिल को वापस ले। ये बिल अच्छी नीयत से नहीं बनाया गया है। ये बिल मुसलमानों की जायदाद को हड़पने के लिए बनाया गया है
और ये इंसाफ का खून है और मुल्क की तमाम इंसाफ पसंद ताकतें हमारे साथ हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में एक युवक की पिटाई को लेकर लोगों ने हंगामा किया। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। तस्वीरें सीधी रीवा मार्ग की हैं, जहां चक्का जाम करके युवक के परिजनों ने हंगामा किया। चोरी के संदेह में युवक को पीटा गया था। इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज रीवा में युवक की मौत हो गई। पुलिस ने किसी तरह परिजनों को समझा बुझाकर चक्का जाम खत्म कराया। मृतक 22 साल का आशीष रात में घर से बाजार के लिए निकला था। जब वो देर रात तक घर नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश शुरू हुई। सुबह घायल अवस्था में युवक एक स्कूल के पास अचेत अवस्था में मिला, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में उपद्रव करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। उपद्रव करने वालों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। उसके बाद आरोपियों की बाजार में परेड कराई गई। तस्वीरें छतरपुर की हैं, जहां पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपियों की बाजार में परेड कराई गई। 19 आरोपियों को पुलिस ने पूरे बाजार में घुमाया। इससे पहले पुलिस प्रशासन ने उपद्रवियों की आलीशान कोठी, मकानों और महंगी कारों को चकनाचूर कर दिया। सबसे पहले शहर के मस्तान साहब कॉलोनी में हाजी शहजाद अली के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। दरअसल छतरपुर में बुधवार को कुछ लोगों ने भारी बवाल किया था। वे लोग कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने पहुँचे थे। इसके बाद थाने को घेर कर पथराव शुरू कर दिया था। इसमें कई पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। गुजरात के सूरत में मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक क्रेन अचानक गिर गई। मेट्रो निर्माण कार्य के दौरान ये क्रेन एक पास की बिल्डिंग पर जा गिरी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बिल्डिंग के बाहर खड़ी 2 गाड़ियां भी क्रेन के नीचे आकर दब गई। कई पेड़ भी टूट गए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ये पूरा प्रोजेक्ट गुजरात मेट्रो रेल कंपनी द्वारा निर्मित है। हमने तब भी बोला था कि ऐसी घटना दोबारा न बने, इसके लिए आप पूरी तकेदारी रखिए। फिर ये घटना बनी है। फिर भी हमने मेट्रो रेल के सभी अधिकारियों को अभी बातचीत की है। और अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में आपसी विवाद के बाद एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या कर दी। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला रतनगढ़ के डीकेन इलाके का है, जहां महेश पाटीदार ने अपने ट्रैक्टर का पंक्चर निकलवाने के लिए अमीन नाम के मैकेनिक को बुलाया था। इसी दौरान दोनों के बीच बांग्लादेश की राजनीति और हिंसा को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि आरोपी महेश ने अमीन के सिर पर लोहे की रॉड के कई वार कर दिए, जिससे मौके पर ही अमीन की मौत हो गई। तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महेश पाटीदार को राउंड अप कर लिया है। अपराध इसमें दर्ज कर लिया गया है। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये दोनों का विवाद आपसी विवाद है। रिश्वतखोर इंस्पेक्टर के खिलाफ एक्शन। थाने की दीवार फांदकर भागा इंस्पेक्टर। छापा मारने पहुंचे थे आला अधिकारी। फरीदपुर थाना प्रभारी पर रिश्वत लेने का आरोप। पुलिस के आला अधिकारियों को सूचना मिली थी कि फरीदपुर कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर राम सेवक ने 300 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए 2 तस्करों को 7 लाख रुपए की रिश्वत लेकर छोड़ दिया है। सूचना पर आईपीएस और सीओ ने कोतवाली में छापा मारा तो इंस्पेक्टर थाने की दीवार फांदकर फरार हो गया। 7/13 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पंजीकृत किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर को निलंबित किया गया है। आरोपी इंस्पेक्टर की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। शीघ्र इसकी गिरफ्तारी करते हुए आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। झारखंड के जमशेदपुर में लापता विमान की तलाश तीसरे दिन भी जारी रही। कल लापता ट्रेनी पायलट और कैप्टन के शव बरामद हुए। जमशेदपुर के चांडिल डैम से ट्रेनी पायलट शुभ्रोदीप दत्ता और कैप्टन जीत शत्रु आनंद का शव बरामद हो गया। फिलहाल लापता विमान को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मंगलवार सुबह जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के बाद से निजी कंपनी का प्रशिक्षण विमान सेस्ना 152 लापता है। ग्रामीणों का दावा है कि मंगलवार को विमान जलाशय में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद बांध के जलाशय सहित आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया गया था। नौसेना की 19 सदस्यीय टीम भी लापता विमान की तलाश में जुटी है। और अब बात कृष्ण जन्माष्टमी की, जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी से पहले मथुरा नगरी सज धज कर तैयार है।
भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस बार ब्रजमंडल में 2 दिन मनाया जाएगा, जिसकी धूम अभी से देखने को मिल रही है। इस बार भगवान श्री कृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर मथुरा में विश्व हिंदू परिषद ने देवराहा बाबा घाट पर दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। 5251 दीप जलाकर यमुना को दीपदान किया गया। दीपदान उत्सव में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे। जन्माष्टमी की तैयारियों के लिए पुलिस और प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके लिए यहाँ 3000 से ज्यादा जवान तैनात किए जाएंगे। त्रिपुरा में भारी बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल है। विनाशकारी बाढ़ से 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से त्रिपुरा के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियां उफान पर हैं। चारों तरफ तबाही का मंजर है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग अपना घर छोड़कर भाग रहे हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्यों का जायजा ले रहे हैं। राहत और बचाव दल ने बड़ी संख्या में लोगों को इस मुसीबत से निकाला। वहीं भारतीय वायुसेना भी राहत बचाव में जुट गई है। वायुसेना ने अगरतला में एनडीआरएफ की टीम को पहुंचाया, जबकि बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। मथुरा में बारिश के बाद शहर की सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं। वृंदावन गोवर्धन में सड़कों पर जल भराव देखने को मिला है। भगवान का मंदिर भी पानी से अछूता नहीं रहा। ये वीडियो मथुरा के प्रसिद्ध प्रेम मंदिर का है, जिसके सामने भारी जल भराव देखने को मिला है। मंदिर के रास्ते में पानी भर जाने से श्रद्धालु परेशान दिखाई दे रहे हैं। भक्तों को जल भराव के बीच से होकर निकलना पड़ रहा है। वहीं दंडवती परिक्रमा करने वाले भक्तों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर पानी आने की वजह से गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने से बारिश का पानी इकट्ठा हो गया। वहीं नगर निगम की व्यवस्थाएं धरातल पर फेल नजर आ रही हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी बाढ़ ने जमकर तबाही मचा रखी है। लाखों की आबादी प्रभावित है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब बाढ़ जमकर कहर बरपा रही है। बांग्लादेश के कई जिलों में बाढ़ से भारी नुकसान हो रहा है। सैकड़ों गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में बाढ़ की चपेट में आने से घर डूबे नजर आ रहे हैं। तस्वीरें खगराचरी सदर की हैं, जहां पूरा इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। शहरों में कई फीट तक पानी भरा है। सड़क पर बस, कारें और 2 व्हीलर सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। बाढ़ के पानी से लाखों की आबादी प्रभावित है। बांग्लादेश में बाढ़ बारिश से तबाही का दौर जारी है। यहां एक पुल बाढ़ की चपेट में आकर ढह गया। भारी बारिश के चलते बांग्लादेश में नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। तस्वीरें कोमिला जिले के तितास की हैं, जहां आसमानिया बाजार में एक लकड़ी और लोहे का पुल देखिए किस तरह से नदी में समा गया। भारी बारिश के चलते गोमती नदी उफान पर है। नदी के तेज बहाव के सामने ये पुल ज्यादा नहीं टिक पाया और नदी में गिर गया। बांग्लादेश में भारी बारिश के साथ साथ कई जिलों में लैंडस्लाइड से भी भारी नुकसान हो रहा है। सैकड़ों गांव बाढ़ में डूबे हैं और लोगों को मदद का इंतजार है। और आइसलैंड में फिर से फटा है ज्वालामुखी। पूरे इलाके में फैल गया लावा। रिहायशी इलाकों को खाली कराया गया है। आइसलैंड की खबर है, जहां फिर से ज्वालामुखी फटा है। तस्वीरें आइसलैंड के ग्रेंडाविक इलाके की हैं, जहां इस बार ज्वालामुखी फटा है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कई मीटर की ऊंचाई तक धुएं के साथ लावा हवा में नजर आया। कुछ ही देर में पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और लावा तेजी से फैलने लगा, जिसके बाद आसपास के रिहायशी इलाकों को खाली कराने का काम शुरू हो गया। इसी साल आइसलैंड में 50 से ज्यादा ज्वालामुखी विस्फोट की खबरें सामने आ चुकी हैं। आइसलैंड में करीब 100 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा इस समय सक्रिय हैं। खबर रूस यूक्रेन जंग को लेकर। यूक्रेन ने रूस के एक बंदरगाह को टारगेट करते हुए मिसाइल अटैक किया है। तस्वीरें रूस के कावकाज बंदरगाह की हैं, जिस पर यूक्रेन ने P-360 नेपच्यून एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला किया। मिसाइल के रूसी जहाज से टकराने के बाद तेज धमाका हुआ और बंदरगाह पर मौजूद जहाज में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि जिस जहाज में आग लगी वो केर्च रूस मार्ग पर चलने वाला एकमात्र बड़ा जहाज था। इस बीच रूसी शहर कुर्स्क में तबाही का दौर जारी है। यहाँ एयर स्ट्राइक के जरिए यूक्रेनी फोर्स ने कई पुलों को तबाह कर दिया।
रूस के साथ जारी जंग में यूक्रेन ने कई रूसी ड्रोन को निशाना बनाया है। यूक्रेनी फोर्स ने विमान से रूसी ड्रोन पर हमला किया। जंग में यूक्रेनी फोर्स रूस का डटकर मुकाबला कर रही है। जंगी मैदान में ये नया वीडियो सामने आया है, जिसमें देखिए किस तरह से एक यूक्रेनी जवान Mi-8 विमान से रूसी ड्रोन पर फायरिंग कर रहा है। मशीन गन के जरिए रूस के कई कामिकाज़ी ड्रोन को मार गिराने का यूक्रेन ने दावा किया है। इस बीच रूस ने कुर्स्क इलाके में यूक्रेन पर हमले का ये वीडियो जारी किया है। रूस ने MiG-35M के जरिए कुर्स्क बॉर्डर पर यूक्रेनी फोर्स की टुकड़ी पर हवाई हमले करने का दावा किया है। केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को दी है चुनौती। 14 अगस्त को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। दिल्ली में आज कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। बैठक में जम्मू कश्मीर के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। सुबह 11 बजे कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी।